प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मयंक दीक्षित, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। पिछले अध्याय में मैंने आपको ब्रिटिश संसद के बारे में बताया था और ब्रिटिश संसद के निम्न सदन कॉमन सभा का अध्ययन किया था। हमने कॉमन सभा या ब्रिटेन के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या जिसे हम प्रथम सदन भी कहते हैं, उसके बारे में और उसकी रचना एवं संगठन का अध्ययन किया था कि उसकी रचना किस प्रकार से होती है और उसके संगठन किस प्रकार का है। साथ ही हमने कॉमन सभा की शक्तियों और कार्य का भी वर्णन किया था कि कॉमन सभा को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान है और वो किन किन कार्यों में हस्तक्षेप रख सकती है। नंबर 3, हमने अध्ययन किया था कि ब्रिटेन की कॉमन सभा जो है वो विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन माना जाता है और मैंने आपको बताया भी था कि वह विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन क्यों माना जाता है या उसको ऐसे कौन कौन सी शक्तियाँ और कार्य करने की अनुमति है जिससे वह विश्व का प्रथम शक्तिशाली सदन माना जाता है। इन तीनों बिंदुओं का हमने विशद अध्ययन किया था और आशा करता हूं कि ये आपके समझ में भी आया होगा और आपने इसका अध्ययन भी किया होगा। इसके साथ ही हमने ब्रिटेन की कॉमन सभा की कार्यकाल, उनके विशेष अधिकार और साथ में कॉमन सभा की स्थिति भी समझने की कोशिश भी की थी कि क्यों कॉमन सभा को ही संसद का पर्यायवाची शब्द मान लिया गया है कि जब हम इंग्लैंड की संसद की बात करते हैं किसी भी संदर्भ में तो कॉमन सभा का ही उससे अर्थ लिया जाता है। इसके बाद आज हम ब्रिटेन की कॉमन सभा तथा अमेरिका की प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि दोनों सदनों में व्यवहार में और वास्तविकता में क्या अंतर है और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने का एक प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है कि इंग्लैंड की कॉमन सभा इंग्लैंड की संसद का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है या प्रथम सदन उसे कहा जाता है। उसी प्रकार अमेरिकी संसद का जो प्रथम सदन है उसे हम प्रतिनिधि सदन कहते हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। यानी जिस प्रकार से इंग्लैंड का लोक सदन है वह प्रथम सदन है, निम्न सदन है, उसी प्रकार अमेरिका की संसद भी दो भागों में बटी हुई है। या कह सकते हैं कि अमेरिका की जो संसद है या व्यवस्थापिका है वह भी द्विसदनात्मक है, यानी उसमें भी दो सदन है, जिसमें प्रथम सदन को हम प्रतिनिधि सदन कहते हैं और द्वितीय सदन को हम सीनेट कहते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में इंग्लैंड के लोक सदन या कॉमन सभा और अमेरिका के प्रतिनिधि सदन की तुलना करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। प्राय व्यवस्थापिकाएं द्विसदनात्मक होती है, यानी संसद या व्यवस्थापिकाओं में दो सदन होते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिका में निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन और इंग्लैंड में लोक सदन कहा जाता है। एक महान विचारक हुए हैं मुनरो, उनके अनुसार लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन दोनों में अनेक समानताएं और विभिन्नताएं भी हैं। यद्यपि ये दोनों एक दूसरे की संतान हैं और इनमें पारस्परिक प्रतीक चिन्ह भी या पैतृक चिन्ह भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है, तथापि दोनों की रचना और स्वभाव पर वातावरण की विभिन्नता का स्पष्ट प्रभाव है। या फिर हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में या संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि एक संस्था गुणों के अनुसार अंग्रेज है और दूसरी गुणों के अनुसार अमेरिकन है। प्रत्येक सदन का स्वभाव तथा चित्त या प्रकृति अलग अलग है। इस प्रकार हम दोनों सदनों की तुलनात्मक अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, इंग्लैंड का लोक सदन अत्यंत शक्तिशाली निम्न सदन है और संसद का या संसद शब्द का ही पर्याय बन गया है। हम कह सकते हैं
कि इंग्लैंड का जो निम्न सदन या लोक सदन है या कॉमन सभा है वह शक्तिशाली है, उसे इतने शक्तियाँ प्राप्त है कि वह संप्रभु शक्ति रखता है, यानी वह कार्य कर सकता है जो कोई भी संसद नहीं कर सकती, या फिर जो प्रकृति से नहीं, प्रकृति ही कर सकती है, उन कार्यों के अलावा वह सारे कार्यों को कर सकता है। इसलिए इंग्लैंड का जो लोक सदन है या कॉमन सभा है वह अत्यंत शक्तिशाली निम्न सदन है, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधि सदन एक दुर्बल निम्न सदन है और ऊपरी सदन का एक पिछलग्गू बन गया है। यानी दोनों की तुलना हम यदि करते हैं तो लोक सदन, इंग्लैंड का जो लोक सदन है या कॉमन सभा है, उसकी तुलना में अमेरिका का जो निम्न सदन प्रतिनिधि सदन है उसको शक्तियां कम मिली हुई है, और वह जो सीनेट है, अमेरिका का जो उच्च सदन है सीनेट, उसका ही एक छोटा भाग या कह सकते हैं कि पिछलग्गू बन चुका है, यानी उसे कम महत्व शक्ति प्रदान की गई है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। उसके अंतर्गत हम समझते हैं कि इंग्लैंड में कार्यपालिका लोक सदन के अधीन है और लोक सदन उसको अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा सकता है। यानी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है जब हम बात करते हैं कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, यानी हम कहते हैं कि इंग्लैंड में कार्यपालिका लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, यानी लोक सदन ही इंग्लैंड की कार्यपालिका को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा सकता है। यानी जो इंग्लैंड का लोक सदन है उसको इस संबंध में या इस संदर्भ में बहुत शक्ति मिली हुई है, जबकि अमेरिका में कार्यपालिका का प्रतिनिधि सदन से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता है और सदन राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों को अपदस्थ नहीं कर सकता है। यानी इन शक्ति में, इस संदर्भ में दोनों की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग हैं, या हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की लोकसभा या इंग्लैंड की कॉमन सभा को बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, जबकि अमेरिका की जो प्रतिनिधि सदन है उसको कम शक्तियां, या कह सकते हैं कि इस संदर्भ में वह बिल्कुल निर्बल है। नंबर 3, इंग्लैंड में व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोक सदन की इच्छा मान्य रहती है। लोक सदन द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक में लोक सभा क्रमशः 1 वर्ष तथा 1 माह का ही विलंब कर सकती है। अंतिम शक्ति लोक सदन के ही पास है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि विधि क्षेत्र में या व्यवस्थापन या कानून निर्माण के क्षेत्र में लोक सदन या कॉमन सभा की इच्छा सर्वोपरि होती है, और लोक सदन द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को लोकसभा केवल 1 वर्ष और 1 माह तक की देरी कर सकती है। अंतिम शक्ति लोक सदन या कॉमन सभा के पास ही रहती है। अमेरिका में व्यवस्थापन या विधि निर्माण के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली हैं और कोई भी विधेयक उस समय तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। यानी अमेरिका में जो दोनों सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों ही इस संदर्भ में या इस प्रसंग में समान शक्ति रखते हैं और दोनों ही विधेयकों को पारित करते हैं। अगला बिंदु, इंग्लैंड में देश का नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र से लोक सदन का चुनाव लड़ सकता है। यानी इंग्लैंड का जो नागरिक है जो 18 वर्ष से ऊपर का है वह किसी भी चुनाव क्षेत्र से लोक सदन का या कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, जबकि अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके चुनाव क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। यानी कि इंग्लैंड में नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र का हो वह कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, जबकि अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होने चाहिए जिस चुनाव क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। इन दोनों में यहाँ तुलना या अंतर होती है। नंबर 5, ब्रिटेन में इस प्रकार कोई दूषित प्रथा नहीं है, जबकि अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय गेरीमैंडरिंग की दूषित प्रथा का प्रयोग किया जाता है। यानी ब्रिटेन में इस प्रकार कोई दूषित प्रथा या इस प्रकार से कोई परंपराओं का पालन नहीं किया जाता कि चुनाव क्षेत्रों का निर्माण जो संसद में शासकीय दल है उसकी इच्छा से हो, जिसे हम गेरीमैंडरिंग कहते हैं,
उसका प्रयोग अमेरिका में खूब किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में इस प्रकार इस परंपरा का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 6, ब्रिटेन में स्पीकर किसी भी दल से अपना संबंध नहीं रखता और पूर्णतः निष्पक्ष रहता है। यानी ब्रिटेन का जो स्पीकर है या जो अध्यक्ष है वह किसी भी दल से अपना कोई संबंध नहीं रखता है और उसे हम निष्पक्ष मान सकते हैं या माना जाता है। जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में स्पीकर अपने दल से संबंध रखता है और सदैव दल का ही पक्ष लेता है। दोनों में एक महत्ता अंतर है या दोनों में एक बड़ा अंतर है कि इंग्लैंड का जो स्पीकर है वो किसी भी दल से संबंध रखता है, उसे निष्पक्ष माना जाता है, जबकि अमेरिका में जो स्पीकर है वह अपने दल से संबंध रखता है और सदैव दल का ही पक्ष लेता है। अगला इम्पोर्टेंट बिंदु, इंग्लैंड में संवैधानिक कानून भी साधारण व्यवस्थापन की प्रक्रिया से ही पारित होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कानून के विषय में निर्णायक शक्ति लोक सदन या कॉमन सभा को ही प्राप्त है। यानी इंग्लैंड में जो संवैधानिक कानून है वो केवल साधारण व्यवस्थापन की प्रक्रिया से ही पारित हो जाते हैं और अंतिम शक्ति जो है वो कॉमन सभा को प्राप्त है। जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को इस संबंध में निर्णायक शक्ति प्राप्त नहीं है और उच्च सदन सीनेट प्रतिनिधि सभा की इच्छाओं पर अपने वीटो का प्रयोग या निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकती है। नंबर 8, लोक सदन द्वारा पारित इंग्लैंड की कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक का इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता है। यानी इंग्लैंड में लोक सदन या लोक कॉमन सभा द्वारा जो कानून पारित हो जाते हैं उसमें कोर्ट न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती या उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती या उन्हें रद्द या अवैध घोषित नहीं कर सकती। जबकि अमेरिका में व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्निरीक्षण हो सकता है और न्यायालय उसे अवैध भी घोषित कर सकते हैं या रद्द भी कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट अंतर है। अमेरिका में पुनर्निरीक्षण की एक शक्ति प्राप्त है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। इसे हम न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति कहते हैं और इस शक्ति के द्वारा अमेरिका के जो न्यायालय है वह व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध या रद्द भी कर सकता है। अगला बिंदु, इंग्लैंड की लोक सदन या कॉमन सभा की समितियां तुलनात्मक दृष्टि से कम शक्तिशाली हैं, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की समितियां अत्यधिक शक्तिशाली हैं। दोनों की समितियों में अंतर है। इंग्लैंड की कॉमन सभा की जो समितियां हैं, लोक सदन की जो समितियां हैं वो कम शक्तिशाली हैं, जबकि अमेरिका की जो प्रतिनिधि सदन है उसकी समितियां अत्यधिक ताकतवर है या उसकी शक्तियां अधिक हैं। इसके अतिरिक्त एक अंतिम पॉइंट दोनों में अंतर करता है। लोक सदन की गणपूर्ति केवल 40 सदस्यों द्वारा पूरी हो जाती है, यानी कॉमन सभा की जो गणपूर्ति है वह 40 सदस्यों द्वारा पूर्ण हो जाती है, जबकि प्रतिनिधि सदन यानी अमेरिका के निम्न सदन या प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति की कुल संख्या उसका बहुमत है। यानी दोनों में गणपूर्ति में अंतर है। इंग्लैंड की लोक सदन की गणपूर्ति केवल 40 है कुल सदस्यों की, जबकि प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति कुल संख्या का बहुमत है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इस प्रकार से हम उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर इंग्लैंड की कॉमन सभा और अमेरिका के प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अमेरिका के प्रथम सदन और इंग्लैंड के प्रथम सदन में या उसकी शक्तियों और कार्यों में व्यवहारिक और यथार्थ में क्या अंतर है। आज के अध्ययन में इतना ही और कल के चैप्टर में या कल की क्लास में हम इंग्लैंड के कॉमन सभा के स्पीकर का अध्ययन करेंगे कि कॉमन सभा का स्पीकर या अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, उसका वेतन क्या है और स्पीकर का पद गौरवमय पद क्यों माना जाता है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसकी स्थिति क्या है आदि का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।